दोस्तों, सुपर पावर इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1944 में एक अमेरिकन प्रोफेसर विलियम टी.आर. फॉक्स ने किया था। जी हाँ, उन्होंने अपनी किताब दी सुपर पावर्स में इसका मतलब बताया कि वो देश जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री बेसिस पर दखल दे सके। सीधे शब्दों में समझे तो दुनिया का माई बाप, जिसकी पूरी दुनिया में तूती बोलती हो। आगे उन्होंने अपनी किताब में किसी भी देश को सुपर पावर बनने के 7 पैमाने बताए हैं, जिनके बेसिस पर हम किसी भी देश को एक सुपर पावर कह सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, एरिया, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक पोटेंशियल, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी एबिलिटी। लेकिन आज ये सब चीजें आपको बताने का एक मकसद है। आज चीन जिस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खुद को मजबूत करता जा रहा है, ऐसे में दुनिया के बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि चीन आने वाले कुछ सालों में सुपर पावर बन ही जाएगा। वहीं बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि चीन आने वाले कुछ सालों तक तो सुपर पावर बनने के आसपास भी नहीं है। आज अपनी इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सच में चीन के पास वो सब कुछ है जो उसे एक महाशक्ति होने का दर्जा दे सकती है। जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत में ही आपको सुपर पावर्स होने के 7 पैरामीटर्स बता चुके हैं, तो आइए एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या चीन इन सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। पॉपुलेशन, सबसे पहले जनसंख्या के बेसिस पर देख लेते हैं कि चीन कहां खड़ा है। आंकड़ों की माने तो 2022 में चीन में 1.41 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जबकि सिर्फ 95.6 लाख बच्चों ने ही जन्म लिया। 60 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या मरने वालों से कम थी। चीन ने लंबे समय तक वन चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू रखा था, लेकिन अब उसके आगे एक दिक्कत आन खड़ी हुई है। इन सब चीजों को देखते हुए 2016 में चीन ने इस पॉलिसी में छूट देते हुए 3 चाइल्ड पॉलिसी भी लागू की थी, लेकिन अब देखा गया ये है कि वहां के युवा शादी और परिवार से दूर भाग रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2035 तक चीन की 1/3 आबादी यानी 40 करोड़ लोग 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के होंगे। मतलब ये हुआ कि चीन में कमाने वाले कम और पेंशन वाले ज्यादा लोग होंगे। इसका असर ये होगा कि सरकार की सालाना आमदनी खर्चे से कम होती जाएगी। वहीं इस तरफ 2012 में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स में 2023 में भविष्यवाणी की थी कि चीन अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। इन सब चीजों से यही नतीजा निकलकर सामने आता है कि चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होती थी, मगर अब भारत उससे आगे निकल चुका है। जी हाँ, यही नहीं, वहां आबादी में यूथ की परसेंटेज घटनी शुरू हो गई है। यानी आने वाले वक्त में चीन अपनी पॉपुलेशन को ताकत की तरह इस्तेमाल करने में कैपेबल नहीं होगा। एरिया, दोस्तों वहीं अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो चीन का बताया जाता है कि 40% हिस्सा विवादित है, जो कि उसने बंदूक के दम पर कब्जा कर रखा है। चीन का कुल क्षेत्रफल 97,06,961 स्क्वायर किलोमीटर है, मगर उसकी 71% आबादी सिर्फ 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ही रहती है। प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी नाम की किताब में ब्रिटिश जर्नलिस्ट टिम मार्शल लिखते हैं कि यही वो इलाका है जिसे चीन का हार्टलैंड कहा जाता है। ये रीजन येलो नदी और यांगत्से नदी के बीच में फैला है और एरिया के हिसाब से अमेरिका का आधा है। इसको अगर और बेहतर ढंग से समझा जाए तो चीन के कुल एरिया का 40% हिस्सा उसके 3 सबसे बड़े राज्य शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया में समाया है। और नक्शे में साफ दिखता है कि शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया को हटा दें तो चीन का क्षेत्रफल बहुत घट जाता है। ये तीनों ही इलाके चीन ने बंदूक के दम पर कब्जा रखे हैं और यहाँ की जनता समय समय पर इसका विरोध करती भी रहती है। इससे यही पता चलता है कि अगर इस इलाके में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जरा भी कमजोर दिखे तो यहाँ विद्रोह भी हो सकता है। रिसोर्सेज, दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब तीसरा पैरामीटर की बात कर लेते हैं, जो कि है रिसोर्सेज। यहाँ आपको बता दें कि चीन के पास हर रिसोर्स उसकी जरूरत से कम है। चीन में सिर्फ येलो नदी और यांगत्से नदी के बीच का हिस्सा ही सिर्फ ऐसा है जहाँ साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं, मगर बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये नदियां भी इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं कि अक्सर समुद्र में मिलने से पहले सूख जाती हैं। चीन की कुल जमीन के सिर्फ 10% हिस्से में ही खेती हो सकती है। ज्यादातर इलाकों में पहाड़ ही हैं। इसके अलावा खेती की जमीन ही नहीं है। जंगल, खाद, मिनरल्स और फ्यूल जैसे रिसोर्सेज भी चीन में जरूरत से कहीं कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर इतना जोर देता है। जी हाँ, इसके साथ ये समझना भी जरूरी है कि चीन कहां से क्या मंगाता है। तो आपको बता दें कि कच्चा तेल और खाद सऊदी अरब, ईरान और रूस से इंपोर्ट किए जाते हैं। अनाज और खनिज लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से मंगाए जाते हैं। पानी के लिए तिब्बत पर डिपेंडेंसी है। टेक्नोलॉजी ज्यादातर जापान, अमेरिका और यूरोप से ली जाती है। तो पूरी बात का लुब एलुबाब ये है कि इन संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए चीन पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा करना चाहता है, मगर ग्लोबल मंच पर बढ़ते ऑपोजिशन के कारण ये संभव नहीं हो रहा है।
श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे तो पहले ही दिवालिया हो गए हैं, जो कि चीन की पॉलिसीज में जुड़े हुए थे। इकोनॉमी अगला पैरामीटर है दोस्तों, इकोनॉमिक पावर। बात करें तो चीन जीडीपी के हिसाब से दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है और इसी बेसिस पर वो खुद को एक सुपर पावर भी मानता है। लेकिन जुलाई 2021 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद एक आर्टिकल में कहा था कि चीन को इन्फ्लेटेड जीडीपी के बजाय सचमुच के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। चीन अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को सबसे बड़ा फैक्टर मानता है। चीन की सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2022 तक चीन का कुल लोन उसके जीडीपी के 275% को पार कर गया है और माना यह जा रहा है कि ये आने वाले सालों में बढ़ता ही जाएगा। वहीं आईएमएफ का कहना है कि 2028 तक चीन की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 4.5% के आसपास बनी रहेगी, जबकि 2028 से 2037 के बीच ये घटकर 3% रह जाएगी। लेकिन चीनी सरकार 2037 तक इकोनॉमी को डबल करने का टारगेट लेकर चल रही है। जी हाँ, जिसके लिए उसे 4.7% की ग्रोथ रेट रखना बहुत जरूरी होगा। इस बात से साफ है कि चीन की ग्रोथ रेट लगातार धीमी होती जा रही है। वहीं चीन की करेंसी युआन की भी हालत खस्ता हाल है। अब क्योंकि चीन एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है और एक्सपोर्ट बढ़ता है तो युआन की कीमत बढ़ेगी और प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। वहीं अगर एक्सपोर्ट घटा यानी दुनिया ने चीन से चीजें खरीदना बंद किया तो बेरोजगारी काबू के बाहर हो जाएगी। मिलिट्री, इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिलिट्री स्ट्रेंथ की। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो शायद बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। जैसे ताइवान का ही केस ले लें। ताइवान एक आइलैंड है जिस पर चीन हमेशा अपना दावा ठोकता रहता है। ताइवान पर आक्रमण करने के लिए चीन को करीब 1 लाख सैनिकों को नाव के जरिए भेजना होगा। इतने सैनिक भेजने के लिए उसे 3 से 4 गुना लोग और लगेंगे सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। वैसे लोगों का इंतजाम भी हो जाए तो सफिशिएंट शिप्स ही चीन के पास अभी नहीं है। चीन खुद को मिलिट्री सुपर पावर के रूप में दिखाना चाहता है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि वो अभी इसमें काफी पिछड़ा हुआ है। इसको अगर एक दूसरे हिसाब से समझा जाए तो अमेरिका का साल 2023 का डिफेंस बजट करीब 70 लाख करोड़ रुपए है। वहीं इसकी तुलना में चीन का बजट उसके 1/4 ही है। चीन की सेना में एक बड़ी खामी ये भी है, उसके पास किसी भी युद्ध का अभ्यास नहीं है। यही कारण है कि चीन रूस का खुले तौर पर यूक्रेन युद्ध में सहयोग नहीं कर सकता। इन सब चीजों से यही पता चलता है दोस्तों कि चीन मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में अमेरिका से काफी पीछे है अभी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगला पैरामीटर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि चीन में शांति सिर्फ एक दिखावा है और लोगों के प्रदर्शन दबा दिए जाते हैं। चीन की सरकार ने देश में मीडिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा हुआ है। बाहर के किसी भी मीडिया का चीन में घुसना मना है। चीन में हर खबर सरकारी मीडिया एजेंसी के जरिए ही लोगों तक पहुंचती है। ऐसे में हर साल कई घटनाओं को चीन की सरकार बाहर ही नहीं आने देती। हांगकांग से तिब्बत और शिनजियांग तक हर साल हजारों विरोध प्रदर्शन होते हैं। कोरोना के सख्त लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के विरोध में शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन फॉरेन मीडिया को इसकी सिर्फ थोड़ी ही जानकारी मिल पाई। कोरोना काल में ही 3 बार चीनी सोशल मीडिया पर यह अफवाह उठी कि शी जिनपिंग के हाथ से ये सत्ता निकल सकती है। हालांकि हर बार यह बात दबा दी गई, लेकिन इससे जरूर जाहिर हुआ कि जिनपिंग की खुद की कुर्सी पर खतरा है। कोरोना के दौरान की गई सख्ती और अब उसकी वजह से आई बेरोजगारी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। इससे भी ये बात समझ में आती है दोस्तों कि चीन इंटरनल पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा पिछड़ा हुआ है। पॉलिसी प्रूडेंस, इन सब चीजों के बाद आखिर में बात कर लेते हैं दोस्तों पॉलिसी प्रूडेंस की। ऐसा कई बार देखा गया है कि चीन में पॉलिसी ज्यादातर टेम्परेरी समस्या को देखकर बना दी जाती है। उसका फ्यूचर पर असर क्या होगा ये नहीं सोचा जाता। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है उसकी 1 चाइल्ड पॉलिसी। इसकी वजह से आज चीनी की सेना के पास जवानों की कमी हो गई है। दरअसल 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ज्यादातर चीनी परिवार बेटा चाहने लगे हैं और आज कंडीशन ये है कि ज्यादातर परिवारों में सिर्फ एक बेटा ही है और परिवार नहीं चाहता कि वो सेना में जाकर शहीद हो जाए। ऐसे में लोग अपने बच्चों को सेना में भेजते ही नहीं हैं। वहीं शहरों में आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में यूथ्स की संख्या घटती जा रही है और जैसी तानाशाही यहाँ पर है उस हिसाब से चीन में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी सिर्फ एक आदमी के दिमाग पर डिपेंड हो गई है, जिसका चीन को अब एक बड़ा खतरा भी दिखने लगा है। क्योंकि चीन के थिंक टैंक अब सोच रहे हैं कि कहीं उनका देश भी तो सोवियत यूनियन की तरह बिखर तो नहीं जाएगा। इन सब चीजों को देखने के बाद हिसाब लगाया जाता है कि सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पर ही दुनिया को बाइपोलर कहा जा सकता है, जहां एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन सुपर पावर के रूप में दिखाई पड़ते हैं, मगर बाकी हर पैरामीटर पर चीन शायद कमजोर ही दिखाई पड़ता है। तो इस बात को कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चीन को अभी एक सुपर पावर बनने में कई साल लगेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।